बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक नशे का मरीज़ हूँ और मेरी ये एक छोटी सी लाइफ हिस्ट्री की वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस सच्ची शेयरिंग करूँ, अपनी एक सच्ची शेयरिंग बताऊँ। और मैं इस टाइम एक इदारे के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं वहाँ से इलाज करवा चुका हूँ अपना, और उसका एक नाम है पाकिस्तान रिकवरी ओसिस, और मैंने वहाँ से 3 महीने का इलाज करवाया है और अब मैं रिकवरी एडिक्ट हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर ली है नई। और डॉक्टर सर इमरान जो हमारे बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी टॉक और मेरा बड़ा अच्छा उन्होंने इलाज किया है। और पहले मेरे बहुत सारे इलाज हो चुके हैं, मैं अपनी छोटी सी लाइफ शेयरिंग करना चाहता हूँ। मेरा 2015 से नशे का स्टार्ट हुआ। मैंने सिगरेट से अपना नशा शुरू करना किया स्टार्ट। जब मैंने सिगरेट पीना स्टार्ट किया तो मेरे घर वालों को तब इतनी जल्दी पता नहीं लगा कि मैं सिगरेट पीता हूँ। मैं चुप के सिगरेट पीता था। और मेरे जो वालिद साहब हैं वो एक बिजनेसमैन थे, वो पाकिस्तान से बाहर होते थे, तो मेरी वालदा को इतनी इल्म नहीं थी कि कौन सा नशा बच्चे कैसे करते हैं स्टार्ट। और मेरी जो ग्रूमिंग थी वो बचपन से ही इस तरह की हुई कि मेरे वालिद साहब बाहर होते थे और मेरी वालदा ही हमें संभालती, तो मैं जल्दी ही नशे पे लगी। नशे की बीमारी ने मुझे इतना बेदर्द बना दिया कि मैं अपने घर में ही नशा करना स्टार्ट कर दिया। और सिगरेट से जैसे मैं आगे स्किप किया तो मैंने चर्च पीना स्टार्ट की। जैसे चर्च पीना स्टार्ट की तो जब पहला चर्च का सिगरेट पिया तो मुझे एक ऐसा नशा हुआ कि जैसे कि मैं इस दुनिया पे ही नहीं, मैं आसमानों में उड़ रहा हूँ और मुझे नशा जो है ना वो अपनी तरफ खींच रहा है। मैंने शराब पीते साथ ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इस दुनिया का वो इंसान हूँ जिसको नशा ही चाहिए सिर्फ। तो मैंने अपनी जिंदगी में इतना हाई कभी नहीं लिया था जितना मुझे शराब पी के हुआ। तो मैं शराब की लत में मुब्तला होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं अपने आप से वायर होना शुरू हो गया। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि मैं एक लत में मुब्तला हो जाऊंगा। कुछ अरसे बाद ही मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल या 1.5 साल बाद मैंने हर एक वो नशा देखा, सुना और उसको करने की ख्वाहिश रखी जो मैं मूवीज़ में देखता था या जिसको मैं आइडियलाइज करता था। मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ चंद साल चर्च पी के और शराब पी के ही गुजारे। लेकिन कुछ ऐसे अरसे बाद मैं आइस से इंट्रोड्यूस हो गया। मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिनके साथ मैंने स्टूडियो बनाया, म्यूजिक स्टूडियो। मेरा म्यूजिक स्टूडियो लाहौर में था और मेरी लाहौर की पैदाइश है, तो लाहौर के लोग जो है ना वो दरअसल हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम नशे का मरीज जो होता है ना उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती। वो कोई भी फैसला करने से पहले सोचता नहीं है कि मैं गलत फैसला करने लगा। तो हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उसमें नशे के मुब्तला लोग बहुत ज्यादा थे। तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे कि जो नशा करते थे आइस का। उन दौरों में आइस लाहौर में बहुत कम मिलती थी, तो मैंने कुछ चोरियां करके घर में पैसे चुरा लेने और अपने आप को नशा करने के लिए अपने आप को, उन दौरों में मैंने बहुत चोरियां की अपने घर में। मैं सच्ची शेयरिंग करूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरे में फ्लॉज नहीं है, मेरे में बहुत फ्लॉज है। मैंने बहुत गलत काम किया। मैंने अपने घरों में चोरियां की, अपने मामा के बैग से पैसे चुराए, अपने बाप को झूठा बोल के पैसे मंगवाए, अपने भाई से पैसे लिए, अपनी छोटी बहन के पैसे चुराए। तो पैसे चुरा के मैं आइस खरीदता था और स्टूडियो में बैठ के आइस करता था। आइस करके मुझे इतना वो होता था कि मैं इतना नशा होता था कि मुझे ये नहीं पता लगता था कि ये एक इंसान है या ये जानवर है या ये कौन है। और मैंने हमेशा से नशा वफर मिकदार में किया। मुझे ये नहीं पता लगता था कि मैं कितना नशा कर रहा हूँ, कितना मैंने करना। और नशा करते साथ ही मुझे इतना हाई मिलता था कि मैं हर वो बुरा काम जो इस जमाने में इस टाइम बदकार काम कहा जाते हैं वो सारे काम होते। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते 2 साल 2.5 साल बाद मैं एक ऐसे नशे से इंट्रोड्यूस हो गया जिसने मेरी लाइफ तबाह कर दी। उसका नाम है हेरोइन। मैं हेरोइन पे लग गया और मैंने हेरोइन इस तरह अब्यूज किया कि जैसे कि हक होता है अब्यूज करना। हेरोइन पी पी के मेरे हालात और मेरे जज्बात इतने खराब हो चुके थे
कि मुझे अपनी वालदा के सामने भी खड़े हुए तमीज नहीं होती कि मैं किसके सामने खड़ा। मेरे पापा शुरू से ही एक बिजनेसमैन के रूप में मेरी जिंदगी में जाहिर हुए। वो ज्यादातर उन्होंने हमारी तरबियत नहीं की, तरबियत हमारी वालदा ने हमारी। तो मेरी वालदा के तरबियत करने के तरीके अलग थे और मेरे पापा के तरबियत करने के तरीके अलग थे। जैसे ही मेरे वाले साहब रिटायरमेंट लेके पाकिस्तान वापस आए तो उन्होंने देखा कि मेरे बेटे के हालात तो बहुत खराब है। उन्होंने देखना शुरू किया कि ये बहुत डाउन हो गया है, इसकी सेहत डाउन हो गई है और ये बात नहीं सुनता और ये पैसों की डिमांड ज्यादा करना शुरू हो गया है और ये चिड़चिड़ापन आ गया इसमें और ये लड़ाई झगड़े और ये गुस्सा मिजाजी तंग मिजाजी इसमें आ गई है। पैसे चुराना शुरू हो गया है और घर में लड़ाइयां कर रहा है, अपनी छोटी बहन से बदतमीजी कर रहा है, शाउट कर रहा है, शक कर रहा है और सब कुछ ऐसे कर रहा है जैसे कि इसकी हालात खराब होने वाली सिचुएशन सामने आ रही। उन्होंने मुझसे 3 से 4 दफा पूछा कि बेटा आप क्या। उन्होंने मुझे प्यार से पूछा, उन्होंने मुझे डांट के पूछा, उन्होंने मेरे से ऐसे बिहेव किया जैसे मारा और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पापा ने इतनी मेरे साथ बदसलूकी की कि मैं एक टाइम पे घर से भाग गया। मैं घर से भागा, मैंने बाहर कुछ रातें गुजारी, अपने पापा से डिमांडें की कि मुझे इतने पैसे दो तो मैं घर आ जाऊंगा, मुझे फलानी चीज दो तो मैं घर आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने बेटा आपको कुछ नहीं देना, आपने घर आना है तो आप घर आओ, नहीं आना तो ना आओ। जब मैं जैसे ही मैं वापस अपने घर पहुंचा, मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा आपका इलाज जरूरी है। तब मैं इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था ऐसे किसी भी इलाज गाह से कि जैसे कि मुझे पता हो कि कोई रिहैब वगैरह पाकिस्तान में भी मौजूद। मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि कोई रिहैब बना होगा। 5 जनवरी 2021 को मेरा पहला इलाज हुआ एक ऐसे इदारे में, प्राइवेट इदारे में, जिस इदारे का नाम लेना तो मुनासिब नहीं समझेंगे आप, लेकिन फिर भी हमें एक इदारे से मुंसलिक जो मेरा जो इदारा था उसने मुझे 8 महीने 9 महीने ठीक रखा। 3 महीने 10 दिन की मेरी इलाजगाह की टाइमिंग थी। मैंने उसको गुजारने के बाद 8 महीने मैंने रिकवरी में गुजारे। 8 महीने रिकवरी में गुजारने के फौरन बाद मैं रिलैप्स हो गया। फर्स्ट रिलैप्स किया कि मैं घर से भागा इतना आवाजार होके कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैंने कैसे इस जिंदगी को गुजारना। मुझे दोस्त की कॉल आई, मैंने जिद करके अपना प्राइवेट रूम खुलवाया, सिगरेट स्टार्ट कर दिए। उसमें जाते साथ ही फर्स्ट डे मैंने अपने वॉलेट में से, मेरे रूम में मेरे ड्रॉअर में मेरा वॉलेट पड़ा था, उसके अंदर मुझे पता था कि उसमें ड्रग्स पड़े। मैंने जाते साथ ही, रूम खुलवाते साथ ही मैंने ड्रॉअर में से वॉलेट निकाला, उसमें से हेरोइन निकाली, टेबल पे स्नॉट्स बनाई और मैं स्निफ कर गया। फर्स्ट रिलैप्स करने के फौरन बाद में ओवरडोज हो गया और मैं अनकॉन्शियस होकर अपने बेड पे, एक पूरी रात में अनकॉन्शियसली अपने बेड पे पड़ा था। सुबह उठा तो मुंह से झाग निकल रही थी और सारी पूरी रात में अनकॉन्शियसली अपने बेड पे रहा। घर वालों को पता लग गया कि इसने रात को ड्रग्स किए हैं। उन्होंने अगले दिन ही मुझे इंडोर वापस उसी इदारे में करवा दिया और उस इदारे में उसके बाद मैं 19 दफा रिलैप्स करके दोबारा बार बार अपने रिलैप्सेस करके वहां पे जाता रहा, लेकिन मैं ठीक नहीं हो सका। कुछ वजूहात ऐसी थी कि जिन वजह से मैं ठीक नहीं हो पाया, लेकिन मेरे वालिदैन ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। मेरा 19 से 20वीं दफा इलाज जो हुआ, 19 दफा जो मेरा इलाज जब हो गया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक नहीं हो सकता। मेरे में बहुत फ्लॉस थे, मेरा डिनाइल नहीं ब्रेक हो रहा था, तो मैंने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन मेरे माँ बाप ने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं तकरीबन 1.5 साल नशा करता रहा अपने घर में ही बैठ के। तो मेरे वालिदैन मुझे देखते रहे कि ये कब नशा छोड़ेगा खुद से, क्योंकि जिस इदारे में मैं पहले था उन इदारों ने हाथ उठा दिए मेरे से। उन्होंने बोला कि ये खुद से ही नशा छोड़ सकता है, इसने नशा नहीं छोड़ना। लेकिन मेरे माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी। मेरे माँ बाप ने नेट पे पाकिस्तान रिकवरी ओसिस की एड देखी। उन्होंने एड देखकर राब्ता किया उस इदारे से, काउंसलर से राब्ता किया, वहां पे जो इदारे में काउंसलर्स थे, और उन्होंने उनसे एक मीटिंग रखी। उन्होंने मीटिंग रख के उनसे बात करके उन्होंने पूरा प्रॉपर एक वे बनाया और उन्होंने मुझे उस रिकवरी के जुमरे में लाने से पहले उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा आप ऐसे
तो मैं उनके साथ चल पड़ा और यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे टीम के साथ आया, टीम मेरे घर आई मुझे लेने, और मैं टीम के साथ बहुत ही अदब के तरीके से, और इनकी जो पाकिस्तान रिकवरी ओसिस की जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है। वो मेरे घर आए, उन्होंने मेरे से बैठ के बात की। जो एक टीम उनकी इटसेल्फ, जो रिकवरी के जो अभी साइकोलॉजिस्ट वगैरह की बात नहीं मैं कर, जो टीम मुझे लेने आई वो टीम की बात करूँ कि वो ही इतनी काबिल टीम थी कि वो मुझे बड़े प्यार से गाड़ी में बिठा के यहाँ ले। जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स वो मुझे मिलने आए। उन्होंने मेरे से मेरी हर बीमारी के बारे में पूछा और मैंने उनको बड़े सच्ची अपनी शेयरिंग करके उनको बताया। और उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप यहाँ पे आ गए हैं तो आप अभी आराम करें। तो मैंने थोड़े दिनों तक मेरा डिटॉक्स हुआ, उसके बाद मेरे सेशन स्टार्ट हो गए। मेरे सेशन स्टार्ट हुए तो मैंने मास्किंग कर करके थोड़ा सा मैंने उनको ये बताया कि मैं हर चीज़ मानूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मेरे इतने इलाज हो चुके हैं, मुझे हर चीज़ का पता है, तो आप मुझे ज़्यादा मेरे साथ सख्ती ना करें। लेकिन सख्ती वाली बात वहाँ पे थी ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने 19 इलाज पहले एक इदारे से करा चुका था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुझे यहाँ पे सख्ती करके रखा जाएगा। मैंने फर्स्ट टाइम अपना इदारा स्विच किया। जब मैंने इदारा स्विच किया तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे घर वाले मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं और मेरे साथ ज्यादती हो रही है। मैं काफी दिन, तकरीबन 1.5 माह मैं अपने बिस्तर पे ही लेटा था। मुझे पाकिस्तान रिकवरी ओसिस प्रो ने मुझे कोई किसी चीज की तंगी नहीं आने दी। उन्होंने कहा कि जैसे आपका डिटॉक्स है हम वैसे ही आपको डिटॉक्स करेंगे। उन्होंने मुझे प्रॉपर वे में ट्रीट किया। साइकोलॉजिस्ट यहाँ के इतने काबिल थे कि उनको मेरी बीमारी समझ आ गई। उन्होंने कहा कि ये इस लड़के को जो बीमारी है वो ऐसी है कि ये इतनी की मास्किंग करता है कि मैं इतना झूठ बोलना शुरू हो गया था कि मैं यहाँ पे आते साथ ही मैंने यहाँ पे भी झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मैं आपकी हर बात मानूंगा, सब कुछ करूंगा। नशे की बीमारी, नशे की लत एक ऐसी बीमारी है जो आपको झूठा, आपको मकार, आपको बेअदब बना देता। यहाँ पे जो काउंसलर्स थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनसे बात करके मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं एक अपने से किसी पे बात कर। यहाँ पे एज अ फैमिली हमें रखा जाता, हमें ट्रीटेबल बनाया जाता कि आप हम माशरे में ट्रीटेबल रहे, क्योंकि ये बीमारी जो है वो मैनेजेबल है, क्योरेबल नहीं। तो हमें यहाँ पे मैनेजेबल चीजें सिखाई जाती हैं कि हम कैसे अपने आप को मैनेजेबल रख सकते। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के साइकोलॉजिस्ट, यहाँ के काउंसलर्स ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि हम उनके अपने। जब मेरा डिनाइल ब्रेक होने लगा था तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर मेरे वापस आना शुरू हो गए। मेरा आखिरी मंथ चल रहा था तो यहाँ के साइकोलॉजिस्ट ने मेरी मीटिंग करवाई घर वालों से। तो मीटिंग के अंदर मेरे सॉफ्ट कॉर्नर थोड़े से जाहिर होना शुरू हो गए और मैंने मेरा डिनाइल वापस आना शुरू किया। जब मेरा डिनाइल वापस आया तो यहाँ के साइकोलॉजिस्ट ने मुझे इतना अच्छा ट्रेन किया दोबारा से कि मुझे वापस मेरा डिनाइल ब्रेक हो गया। और अब मैं घर जाके होम रिहैब काट के 6 मंथ गुजारने के बाद मैं एक रिकवरी एडिक्ट बन चुका हूँ। और जब मैं इंडोर था तो एक छोटी सी शेयरिंग करनी है। जब मैं इंडोर था तो मेरी लास्ट मीटिंग्स चल रही थी, तो मेरे बाबा मुझे मिलने आए। उनके साथ मेरा एक गार्डियन आया जो मुझे यहाँ पे, जिसने मुझे इंडोर करवाया। वो मुझे 3 महीने 10 दिन बाद मिलने आए। तो मैंने उनसे बात की, वो मेरे से बात कर रहे थे। तो मेरे बाबा भी बैठे थे उसी जगह पे जहाँ पे हमारी मीटिंग हो रही थी। उस रूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया कि वो जो मेरा गार्डियन था वो मुझे इस तरह समझा रहा था जैसे कि वो मेरा बाप है। तो मुझे उस चीज को, मेरा बाप साइड पे बैठा हाथ बांध के, मैं इस चीज को देख रहा और मुझे वो इतना डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि मैं अपने बाप को देखूं या उस बंदे को देखूं। जब मैं उस बंदे की मीटिंग खत्म हुई तो मैं सारी रात सो नहीं पाया। मुझे उस टाइम इस तरह लग रहा था कि शायद मेरे वालिदैन मुझे लेने आए, लेकिन मेरे वालिद मुझे लेके नहीं गए। और वो जो बंदा था उसने मुझे इतनी बातें सुनाई। उसने कहा कि अगर तूने नशा दोबारा किया फलाना हो जाएगा, मुकाना ऐसे हो जाएगा, फलानी चीज हो जाएगी। लेकिन मैं इस चीज को समझ नहीं पाया कि क्योंकि मैं अपने बाप की इज्जत, बेइज्जती, इस चीज को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरे वालिदैन की कोई डिसरिस्पेक्टफुल ना करे। उनकी रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ऊंची, क्योंकि मैं इस चीज को सोचता हूँ। क्योंकि मैंने नशा छोड़ दिया, प्रो ने मुझे इस चीज को सोचने में मजबूर किया कि आपके वालिदैन की क्या इज्जत है, उनको आपने कैसे बिहेव करना है।
और ये सब कुछ प्रो के बाद भी हुआ। उससे पहले जितने मैंने इलाज कराए, मैंने अपने वालिदैन की इज्जत को नहीं देखा। मैं उनकी इज्जत को रोक के घर से भाग जाता था, नशा कर लेता था। अब मुझे प्रो में आने के बाद, यहाँ पे टाइम गुजारने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे वालिदैन के लिए, और यहाँ पे 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। उस चीज की वजह से मेरी जिंदगी तब्दील हुई कि जैसे मैंने नमाज स्टार्ट की, उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं क्या क्या इस दुनिया में दुआ की और अब पता नहीं क्या क्या छोड़ चुका हूँ। मैंने अल्लाह के सामने जब सजदा किया तो मुझे इस चीज का पता लगा कि यहाँ के काउंसलर्स आपको मोटिवेट करते हैं इस चीज पे कि आप नमाजें पढ़ें, अच्छे काम करें, सुबह जल्दी उठें, हर चीज को देखें। और ये एक एज अ फैमिली इंडोर सर्विस प्रोवाइडर है। इन्होंने हमें ऐसी सर्विस प्रोवाइड की है कि जिसको देख के कोई भी इंसान तब्दील हो सकता। प्रो ने मुझे इतना डिसिप्लिन कर दिया कि मेरी जिंदगी बहुत तब्दील होगी। मैंने 3 माह का होम रिहैब गुजारा, और होम रिहैब गुजार के मैं हर एवरी सैटरडे मैं यहाँ पे फॉलो पे आता था। एक बात ऐसी है कि मैं जब इंडोर था तो प्रो ने मुझे इतना डिसिप्लिन किया कि वहां पे सुबह जल्दी उठाते थे। 8 o'clock, एवरी 8 o'clock मैं सुबह मॉर्निंग में उठता था। हम वहां पे ब्रेकफास्ट करते थे और फिर वहां पे ग्रुप सेशंस होते थे, इंडिविजुअल ग्रुप सेशंस, सिंपल ग्रुप सेशंस होते थे। और वहां पे हमें काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट आके हमें सिखाते थे कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी। और वहां पे जो इंडिविजुअल ग्रुप सेशंस थे, उन ग्रुप सेशंस की वजह से मैं बहुत तब्दील हुआ और मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि मेरी लाइफ चेंज हो रही। और यहाँ पे ग्रुप प्रो के अंदर हमें ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं कि जैसे कि हम न्यू बॉर्न बेबी बन के बाहर निकलते। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। प्रो ने मुझे तब्दील होने पे मजबूर किया और उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं जैसे कि इस दुनिया में नया नया है, और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं अपने आप को ठीक करूं कि खराब करूं। प्रो का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ तब्दील करने के लिए। इट्स अ वेरी गुड लाइफ। और मैंने 6 माह अपने जो है ना वो होम रिहैब में गुजारे, और मैं गुजारने के बाद दोबारा से शिफ्ट हुआ। अगर मैं ठीक हो सकता ना प्रो से, मेरे 20 इलाज में, अगर मैं 20 इलाजों के बाद भी ठीक हो सकता ना, तो आप भी ठीक हो सकते। मुझे नहीं पता कि आप प्रो से ठीक हो या कहीं से भी ठीक हो, लेकिन मैं आपको इतनी आइडेंटिफिकेशन दे सकता हूँ कि एक प्रो जैसा इदारा इस दुनिया में बन नहीं सकता, क्योंकि इस जगह पे आपको एक एज फैमिली रखा जाता है। आपको ट्रीटेबल, इस दुनिया में मैनेजेबल, आपकी लाइफ हिस्ट्री, आपकी लाइफ चेंजिंग, आपकी एबिलिटी टू टॉक, आपकी हर चीज को देखा जाता है और तब्दील किया जाता है। यहाँ के काउंसलर्स, यहाँ के साइकोलॉजिस्ट आपको तब्दील करने के लिए ही काम कर रहे हैं, और उनका मकसद ही ये है कि वो आपको तब्दील करें और आपकी जिंदगी को अच्छा बनाए और आपको नशे से पाक रखें।